हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट शास्त्रा। इस वीडियो में हम पीवाईक्यू देखेंगे। अपने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ये पीवाईक्यू सीरीज की थर्ड पार्ट है। आप बाकी के जो पार्ट हैं उनको भी देख लीजिए, हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर टेलीग्राम पे। और बाकी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम कि अरेंज करना है हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ये रेवोल्यूशन हुए हैं इन सबको। तो आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर दिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आंसर दे सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। इस वीडियो का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है कि पहले आपका आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन ही होगा जो सबसे पहले हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन सबसे पहले की बात है, 1765 की बात है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आता है 1917 में। ठीक है, 1917 में। ऑप्शन क्या है? बी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, सी, और उसके बाद बी ऑप्शन। अब सी बी का देखो कि कहाँ है सी और बी एक साथ। देखो इसमें सी और बी नहीं है, यहां भी बी आगे आ गया है, तो ऑप्शन बच गए आपके पास दो। यहां आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, सी और बी के। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद आता है क्यूबन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्यूबन रेवोल्यूशन होता है और फिर ऐसे करके निकारागुआ रेवोल्यूशन होता है उसके बाद, और ट्यूलिप। ट्यूलिप का आपको पता होना चाहिए सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि मैंने अपनी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो क्लास ली थी जिसमें मैंने 5 पार्ट ले रखे हैं, आपके प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे देता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और उस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं कि कलर रेवोल्यूशन क्या होते हैं। तो उसके अंदर ये ट्यूलिप रेवोल्यूशन आता है जो अभी का है, 21st सेंचुरी का है। ठीक है, ये नया नया है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो मतलब ई ऑप्शन सबसे लास्ट में, यहाँ भी ई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पहले यही देखना पड़ेगा कि ए आएगा पहले या डी आएगा पहले। क्यूबन रेवोल्यूशन पहले आएगा, क्योंकि जो ये है ना, ये आपका निरागुआ, ये कब हुआ था? ये रेवोल्यूशन होता है आपका बाद में 80s के आसपास हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखो गैस तो मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल की करेक्ट जो मतलब फैक्ट आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो गैस मारना पड़ेगा। क्योंकि आप गैस मारते वक्त एक है ना एजुकेटेड गैस मारिए। क्यूबा रेवोल्यूशन में क्या होता है कि क्यूबा रेवोल्यूशन पहले होता है, क्यूबन जो मिसाइल संकट होता है, फिर उसके बाद जो उससे पहले ही तो क्यूबन संकट बाद में होगा, तो उससे पहले क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश बन चुका था, उसके बाद वो संकट आया था। तो ये पहले ही होना था, जाहिर सी बात है। वो हुआ था 61-2 में शायद, या 60 के आसपास। तो वो वहां हुआ था, ये पहले ही हो चुका था 59 में। ठीक है, 53 से 59 में। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अरेंज करने हैं जो आपके रीजनल इकोनॉमिकल ब्लॉक्स हैं, उनको अरेंज करना है एज पर देयर इन जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन, जो उनका गठन की जो ईयर है। ठीक है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन के जो ईयर है उनसे आपको इनको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि पहले कौन सा, और ऐसे चलते हुए कि गठन के हिसाब से लगाना है आपको। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर है आपका थर्ड, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। पहले आपका था ई। ई ऑप्शन में क्या है? आसियान। आसियान आपको पता होगा कि 1967 ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये सबसे पुराना है, 67 में बन चुका था ये बहुत पहले। उसके बाद एपेक बनता है, ठीक, 89 में। फिर ये मार्कोस आता है 1991 में। ए ऑप्शन, ई बी ए डी सी। ठीक है, यहां से ये ऑप्शन बनेगा। ऐसे जैसे ई, और यहाँ ई फर्स्ट आना था तो बी को हटा दो, यहां से बी को हटा दो, ये दो ऑप्शन बच गए। अब आपको देखना था ई के बाद ए आएगा या ई के बाद बी आएगा। अब आपको ये पता है कि ये 1967 में था, तो बी आपने देखना पड़ेगा। बी बी का देखो, एपेक कब आया था? सॉरी, ये गलत हो गया है यहाँ। ये एपेक एपेक कब आया था, और आपको ये पता होगा मार्कोसोर ये कब आया था। इनमें अगर आपको डेट का अगर अंदाजा है, ठीक है, तो आप लगा सकेंगे। और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये मैच है, आपको बताना है कि लोकसभा की सीट्स कितनी है। यहाँ लोकसभा की सीट्स लिख रखी है और ये राज्य सूची है इसके अंदर। तो आपको बताना कि किस लोकसभा में जो राज्य है उसमें कितनी सीटें हैं। तो असम में कितनी है, कर्नाटका में कितनी, उड़ीसा, दिल्ली, ऐसे आपको आंसर लगाना है, मैच करना है आपको। तो आई होप आपने मैच कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखो ए का 2, यहां देख लो,
अगर आपको पता है, देखो यहाँ क्या बनाने का इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपको सारे भी नहीं पता तो सिंपल देखो, सबसे छोटा यहाँ क्या है, दिल्ली है ना, और दिल्ली में यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। यहाँ सबसे पहले इसको मैच करो, 7 को, ठीक है। अब दिल्ली को 7 से मैच कर दिया तो डी ऑप्शन का मान लो थर्ड है, तो डी ऑप्शन थर्ड का एक में ही है, लो बन गया आंसर आपका। यहाँ देखो, ना इसमें डी का थर्ड है, ना इसमें डी का थर्ड है, ना इसमें डी का थर्ड है, ये लो एक से ही बन गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे आपको आंसर देने हैं उसके, कि ट्रिक दिया है, आप है ना, जरूरी नहीं है आपको सब पता हो, एक पता होना चाहिए, एक पता होने के बाद कई बार एक पता हो, कई बार दो, और कभी वो अगर टफ बनाना चाहेंगे तो वो तीन कर देंगे वो, ठीक है। फिर आपको सारे पता होने चाहिए, पर मोस्टली क्वेश्चन में एक या दो से बन जाते हैं आंसर। तो ऐसे ही आपका ए का 2 असम में कितनी है, 14, कर्नाटका में कितनी है, 28, उड़ीसा में कितनी है आपकी, सी का 4, 21, ठीक, ऐसे आंसर है। ये मैंने लिख रखी है यहाँ लोकसभा की, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की जो सीट्स है, जो लिस्ट है, ठीक है, उसकी सीट्स के बारे में बता रखा है। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपको नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 2025 में जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। और मोस्टली है ना, वो यहां नहीं अटकाएंगे, सबको पता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, वो है ना ऐसे में अटकाएंगे आपको जहां आपको आइडिया नहीं है, फिर एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जिससे आपका आप बनता होगा, जिससे बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये लिस्ट याद करने ली है, इसमें कुछ कुछ याद करना है, जैसे आपको भाई उत्तर प्रदेश का तो याद ही होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र का भी, वेस्ट बंगाल, ये है ना जो बड़े बड़े हैं शुरू के, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे ही आपको याद होने चाहिए कुछ 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 कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है कि ये आया था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये कभी कभार पूछे जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं, कि अगर किसी को पता है तो फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आएंगे। ये इसमें आपको पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है उसका नाम बताना था, तो ऑप्शंस में आप देख के नाम बता दीजिए, इसमें क्या नाम हो सकता है, कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति कौन। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आपने लगा दिया होगा आंसर, इसके आंसर है थर्ड ऑप्शन, आसिफ अली जरदारी, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने पे, फिफ्थ क्वेश्चन। ये आपकी G20 जो मीटिंग हुई थी, G20 मीटिंग, वो हुई थी आपकी दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ हुई थी। पर जब इस मीटिंग को जब हुई तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नई दिल्ली भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो आपको इसकी डेट बतानी है कि ये कब आयोजित हुआ, आगे ना समिट कब हुआ, ठीक है। आपको समिट्स याद होनी चाहिए, समिट्स याद होनी चाहिए, किस किस की याद होनी चाहिए, बहुत सारे, G20 है, ब्रिक्स है, ठीक है, ऐसे आपको ब्रिक्स की इंपॉर्टेंट है, ऐसे है कुछ चार है उनकी याद होनी चाहिए, बिम्स्टेक है, और एससीओ की भी, हाँ एससीओ की भी समिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सारी नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम कब हुई थी, अभी ये 2023 में हुई थी, सबसे बड़ा भी दिल्ली में जो आयोजन हुआ था 2023 में, आपको याद हो तो सितंबर में हुई थी, सितंबर में, ठीक है, 2023 में दिल्ली के अंदर ये होती है। ये क्वेश्चन रैंडम में होते हैं, ये मतलब आ गया तो अब हुआ था उसके बाद ही इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, बाकी आपको जो G20 की मीटिंग है वो याद होनी चाहिए कि भाई कब कब किस किस देश में हुई है, इंपॉर्टेंट हुई है जो वो, और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स, सॉरी, ब्रिक्स, इंडिया, यहाँ पे क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, भूल गया स्पेलिंग है, हाँ, ऐसे ब्रिक्स, ब्रिक्स की सारी मीटिंग याद होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है, डगलस मैकग्रेगर से जुड़े हुए निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए, जो सही उत्तर चुनना है आपने। जो डगलस थे उनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के बारे में आपने बताना है, ठीक है, कि उस थ्योरी के बारे में, ये यहाँ जितने भी ये लाइन लिखी गई है, कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत है, ठीक है। आपको क्या पूछी गई है, पहले इसमें सही उत्तर बताना है, ठीक है, इसमें सही बातें बतानी है कि कौन सा सही है। लगाइए आंसर कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है। होप आपने लगा दिया होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर लगाना इसका, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर है सी और डी। ये जिसने लगाया था ए बी सी डी, ये गलत है अगर किसी ने ये लगाया, क्योंकि यह गलती हो जाती है और ए बी हम लगा देते हैं। जो अब आपने क्या देखा कि थ्योरी एक्स और वाई इससे रिलेटेड है, डगलस मैकग्रेगर से रिलेटेड है थ्योरी एक्स और वाई, तो आपने देख लिया कि भाई थ्योरी एक्स और वाई के बारे में है, तो हम लगा देते हैं। होप सो आपने कुछ ने गलती की होगी और कुछ ने सही आंसर दिया, पूरा पढ़ा होगा। अगर जिसने पूरा पढ़ा है उसके लिए तो कांग्रेचुलेशन, जिसने नहीं पढ़ा है भाई अपना ध्यान दो, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन पे ध्यान देना अपने एक एक शब्द के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है कि थ्योरी एक्स एकीकरण और आत्म नियंत्रण की वैकल्पिक मान्यताएं। यहाँ क्या है कि जो आपकी थ्योरी एक्स है वो दबाव देने का काम करती है। थ्योरी एक्स एक्स में बताया था उन्होंने कि दबाव देने का काम करती है, और जो अभी वाई है वो सपोर्ट करने का काम करती है। तो यहाँ गलत लिखा है ना, यहाँ ऑप्शन में अगर देखें, एक मिनट, ये ऑप्शन है बी, इसमें क्या लिखा है बलपूर्वक। वाई में बलपूर्वक कहाँ है, वाई में बलपूर्वक नहीं है ना, तो वाई में बलपूर्वक नहीं है। यहाँ ये जो है ना ये इसमें आना था और ये इसका था, ऐसे अपोजिट कर दिया इन्होंने, इसलिए ए और बी आंसर नहीं होंगे, सी और डी आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 7th पे। ये था आपका वॉशिंगटन कंसेंसस शब्द किसने गढ़ा, मतलब किसके द्वारा दिया गया ये सब। ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइए। वैसे आंसर क्या, ऑप्शंस आसान है अगर आप देखें तो ध्यान से। ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है, ये शायद जून 2025 का है पी वाई क्यू। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा, मतलब कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा आपने। बढ़ते हैं इसका आंसर पे। इसका आंसर है जॉन जॉन विलियमसन, इसका आंसर है। उन्होंने ये शब्द गढ़ा, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है कि 1989 में जॉन विलियमसन द्वारा विकसित किया गया। इसमें क्या था कि आईएमएफ और जो आपका वर्ल्ड बैंक इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा विकासशील जो जितने भी देश थे उनको आर्थिक नीतियां सुझाई गई थी, ठीक है, कि अपने देश में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे लेके आना है, मतलब कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ना कैसे, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, हो रहा था, ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक नीतियां बताई थी जो विकासशील देश है, जो बढ़ रहे थे आगे, जैसे भारत था, ठीक है, भारत के लिए तो हमने भी एलपीजी मॉडल लागू किया था ना, एलपीजी, तो वही 1990 और 1901 में, ठीक है। ऐसे उन्होंने, इसमें उद्देश्य क्या थे कि मुक्त बाजार उदारीकरण, राजकोषीय अनुशासन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता लाना। उन्होंने स्थिरता लगाने, बैलेंस लाने के लिए किया, वो बैलेंस लाने के लिए ये नीतियां सुझाई थी किसने, आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने। इसमें प्रमुख नीतियां थी निजीकरण, जो आपकी एलपीजी मॉडल पे ही है, ग्लोबलाइजेशन है, जो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, लिबरलाइजेशन है, ये नीतियां लाई गई थी विकासशील देशों के लिए, ताकि वो अपने देश में इसको लागू कर सके, अपने देश में आर्थिक सुधार कर सके, अपने देश को आगे बढ़ा सके। और इसमें परिणाम क्या हो गया, इसमें दुनिया भर के वैश्वीकरण की लहर को गति दी, और लेकिन असमानता और इसकी कुछ कमियां भी थी कि इसमें असमानता और सामाजिक लागत के लिए इसकी आलोचना भी की गई थी, इसकी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इससे असमानता बढ़ गई थी। अमीर अमीर हो गया था, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है, अब भी हो रहा है, पहले भी होता जा रहा था, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो इसकी आलोचना इस तरीके से की गई थी। पर बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था ग्लोबलाइजेशन की इस लहर में। हमने भी भाग लिया था एलपीजी मॉडल के द्वारा, ठीक है। ये कभी अगले एग्जाम में कभी क्वेश्चन दिख जाए तो याद रखना, जॉन विलियमसन ने ये शब्द दिया था, वॉशिंगटन कंसेंसस। आगे बढ़ते हैं। जो मैस्लो है, मैस्लो की जो थ्योरी ऑफ नीड्स है, हायरार्की की, उसके बारे में आपने लगाना है आपको कि उसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। इसमें से ए बी सी डी ई कौन कौन सी जो थ्योरी ऑफ नीड्स है, ठीक है, उसकी हायरार्की में ये शब्द आते हैं। ये ऑप्शंस दिए गए, आंसर लगाइए। होप आपने लगा लिए होंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए बी सी डी। जो आपका ई ऑप्शन है, ये आपका ई ऑप्शन है, ये नहीं होगा। स्पिरिचुअल नीड नहीं होता है, आध्यात्मिक आवश्यकताएं उन्होंने नहीं बताई है। ये की जो नीड थी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है। ऐसे साइकोलॉजिकल नीड है, आपकी सेफ्टी नीड है, क्योंकि लव है, स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। ये नीड्स के बारे में बताया गया है। यहाँ देखो, साइकोलॉजिकल भी है, स्टीम भी है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, सेफ्टी वाली नीड है, वो लिख रखा है यहाँ पर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, पर स्पिरिचुअल दिख रहा है आपको कहीं, नहीं है। तो ये है आपकी मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। और बहुत बार है ना, इसको है ना हायरार्की भी पूछ लेते हैं इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि ऊपर से नीचे में बताइए कि लास्ट पायदान कौन सा होगा, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से सीख के जाना कि हायरार्की भी याद रखें आप, एक एक पॉइंट याद रखें कि कौन सा कब आता है। साइकोलॉजिकल के बाद सेफ्टी आती है, फिर लव आती है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं,
हमारा 9th क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसको पहचानना है और ये देखना है कि ये स्टेटमेंट है किसकी, किसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें ये आपके ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट है कि किसने तर्क दिया कि संपत्ति के अधिकारों को सख्ती से बरकरार रखा जाना चाहिए और बशर्ते कि धन पहले से ही न्यायोचित तरीके से अर्जित किया हो या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को न्यायोचित तरीके से हस्तांतरित किया गया हो। तो इसका आंसर लगाइए। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में। इसका आंसर लगाइए कि कौन दे सकता है ये। महात्मा गांधी बोल सकते हैं इसके बारे में, ग्रामसी बोल सकते हैं, नोजिक बोल सकते हैं, या थॉमस होब्स ने बोली है ये बातें। लगाइए आंसर। आई होप आपने लगा लिया होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये किसने बोली है बात, ये नोजिक ने बोली है, रॉबर्ट नोजिक ने। इन्होंने ये तर्क दिया कि जो प्रोग्रेशन टैक्स के बारे में इन्होंने बोला कि संपत्ति के आधार को सख्ती से बरकरार रखने की, जो आपकी संपत्ति है उसको अधिकार सख्ती से बरकरार रखा जाना चाहिए, बशर्ते कि धन, जो आपने धन कमाया, जो आपने पैसा कमाया है, वो न्याय तरीके से, न्यायोचित तरीके से, मतलब कि किसी के घर चोरी नहीं किया, डाका नहीं डाला है, अगर आपने कमाया है और टैक्स दिया है तो वो धन पे उसी का ही अधिकार होना चाहिए और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न्यायोचित तरीके से हस्तांतरण किया गया हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ढंग से दिया गया, लीगली दिया गया हो। तो वो ये बात रॉबर्ट नोजी की बोलते हैं। महात्मा गांधी ये बात नहीं बोलेंगे। ग्रामसी वैसे ही आपके सोशलिस्ट विचारधारा, मार्क्सिस्ट विचारधारा से आते हैं। थॉमस होब्स वो बहुत पहले के विचारक हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात नहीं बोली है। तो रॉबर्ट नोजी की बचते हैं जो लिबरलाइजेशन के लिबरल विचारधारा के हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं ये बातें। तो आपको हिंट पकड़ना है। आप सारी ही स्टेटमेंट याद नहीं कर सकते हर एक थिंकर की, बट आपको कुछ ना कुछ हिंट पकड़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 10वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि अफगानिस्तान के बारे में तथ्यों पर विचार करें। इसमें अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है, इसमें बताना कि वो बातें सही हैं या गलत, ठीक है, आपको देखना है। इसमें लगाइए आंसर। शायद आपने लगा दिया होगा आंसर। अगर नहीं लगाया तो आप वीडियो को रोकें और इसको पहले आंसर करें कमेंट बॉक्स में और फिर आगे बढ़ें। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 4th, ए बी ई। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और आपका ई सही है। देखो इस आंसर में अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो बिल्कुल आराम से बन जाता है क्वेश्चन। जरूरी नहीं है आपको ये सारी स्टेटमेंट के बारे में पता हो, एक आधी भी पता है तो बन जाएगा। देखो कैसे, जो आपकी सिंधु नदी है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में होती है वो, नहीं होती ना अफगानिस्तान में। तो पहली बात तो ये सी ऑप्शन ही गया, तो सी को ही हटा दो पहले। तो यह सी हटाया आपने, यहां से हटा सी, यहां से हटा सी, ये दो बच गए। अब ये दो बच गए। अब देखते हैं एक डी ऑप्शन चेक करो, क्या वो डी ऑप्शन देखो, क्योंकि यहाँ एक में डी है, यहाँ एक में डी है, एक दूसरे में डी नहीं है, तो डी ऑप्शन को चेक करो। अब डी ऑप्शन में क्या लिखा है कि इराक की जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान से लगती है। भैया आपने अगर मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप, तो उसमें देखा होगा कि आपने जो अफगानिस्तान है उसके साथ किसकी बाउंड्री लग रही है? इसका आंसर आपने गलत दिया है ना। तो भाई साहब आप पहले वर्ल्ड मैप पढ़ो, ठीक है। यहाँ नहीं लग रही है बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री लगती है, यहाँ इराक की नहीं लगती है, ईरान की बाउंड्री लगती है, फिर इराक की होती है। तो ये बाउंड्री नहीं लगती है, डायरेक्टली कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है आपका अफगानिस्तान। देखो इराक की अफगानिस्तान के साथ भूमि सीमा लगती है, नहीं लगती है डायरेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित निम्नलिखित विषयों को कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो लगाओ इनको, क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में, जो पहले होंगी फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे लगाओ उनको ऑर्डर में, ऑप्शंस देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपने नहीं लगाया तो वीडियो को रोको और आंसर लगाओ पहले। हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहले सी आएगा, यहां से सी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय। देखो आपने अपने नोट्स में कहीं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मेघालय शायद 1972 में बना है, पर एनटीए ने यहाँ क्या किया है, एनटीए ने 1972 नहीं माना है, उसको माना है आपका 1970 में भी, ठीक है। यहाँ 1970 के आसपास उन्होंने माना है। और जो अमेंडमेंट हुआ था, जो असम के अंदर ही मेघालय को एक स्टेट बना दिया गया था, उसके बाद खुद की शक्तियां थी, ठीक है, वो माना है उन्होंने, फॉर्मेशन नहीं माना है उन्होंने कि मेघालय का जो अलग हो गया था मेघालय असम से, वो नहीं माना है, ठीक है। ये एनटीए की भी कुछ कमियां रहती है, डायरेक्टली मतलब साफ साफ चीजें नहीं पूछता, बताता वो कि कौन सी चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1970 इसको आपने देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं,
यहाँ मेघालय को उन्होंने पहले मान लिया है, तो यहाँ सी पहले आ जाएगा। और अगर सी पहले आ रहा है तो उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रीवीपर्स, जो 1971 में हुआ था। ठीक है, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई थी 42 अमेंडमेंट के तहत। अब 42 और 26 पहले आएगा, 42 बाद में आएगा, तो 26 पहले आएगा ना। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि जो आपका डी है वो बी से पहले आएगा। सॉरी, हाँ, बी से पहले आएगा। जो आपका डी है वो बी से पहले आएगा। तो यही देख लो, जो डी से पहले है, डी यहाँ पहले है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी, यहाँ है। ठीक है, और यहाँ सी नहीं है, इन दोनों में सी नहीं है, तो आंसर ये बनेगा लॉजिकली। इनमें सी आंसर नहीं था ऐसे। पर कहीं ना कहीं देखो ये होते हैं उलझाने वाले क्वेश्चन, पर आपको अमेंडमेंट याद रखने पड़ेंगे हर एक, जो भी है स्टेट से रिलेटेड, स्टेट कब फॉर्मेशन हुआ और कब ना हुआ। ठीक है, ऐसे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि किस प्रधानमंत्री किस वर्ष, मतलब किस वर्ष जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ लाहौर जो घोषणा हुई थी, लाहौर डेक्लेरेशन, ठीक है, वो हुई थी, वो कब हुई थी, उसकी डेट बतानी है आपने। आसान है, फैक्ट्स क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपने लगा दिया होगा आंसर, कौन सा होगा? चलो आंसर देख लेते हैं। 1999। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ये फैक्ट्स की क्वेश्चन है, इनमें आपको फैक्ट्स याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। और आजकल फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है एनटीए, तो अपने फैक्ट पे कमांड रखो, फैक्ट को दोबारा 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 याद करते रहो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 13। इसमें क्या है कि भारत के निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और उनको क्या है, उनके उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि, मतलब उनकी डेट के हिसाब से ऑर्डर में लगाइए। लोग आगे क्रोनोलॉजिकल, इनके भूत घुस रहा है, क्रोनोलॉजिकल फैक्ट फैक्ट फैक्ट। जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं आजकल, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है एनटीए, तो आपको करना पड़ेगा ये। तो लगाओ इनको, कौन बना था, कब बना था, याद करो इनको। 12वीं की बातें, 10वीं की बातें, दोबारा फैक्ट याद करो। लगाओ लगाओ। चलो इनका आंसर देख लेते हैं। इनका आंसर होगा आपका सी ए, यहाँ पहले ही आए थे, के आर नारायण, और उसके बाद ए वेंकटरमन। ठीक है, ऐसे करके आपने लगाने थे, और मैंने इनकी लिस्ट भी लगाई आगे कि ये कब कब होते। ये इनमें से ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना ऑप्शन पे, इनकी लिस्ट लगा रखी है आगे। तो ऐसे है, ये देखो, ये सारी लिस्ट है, ये 15 आपके हैं जो उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनी है, 15 उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और इन फैक्ट्स को याद कीजिए जितना हो सके। देखो कुछ तो याद करना पड़ेगा आपको, कुछ नाम याद करने पड़ेंगे जिससे आपको हिंट मिल जाएगा उसमें। तो ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन था और आपके ये आंसर थे, और यहां से ये मैंने लिस्ट दे दिया, स्क्रीनशॉट लो और इनको याद करो। इनमें मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, देखो पहला तो याद करना पड़ेगा वीवी गिरी और आपके जाकिर हुसैन। ठीक है, ये भी कभी कभी आते ही है। आर वेंकटरमन, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, और आपके कृष्णकांत, और भैरव सिंह शेखावत, और आपके ये 2025 के भी प्रेजेंट राधा कृष्ण। ठीक है, एक ये जगदीप धनखड़ जी भी थे, ये भी याद करना है, ये याद कर लेना आपने। और एक 5th भी देखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कितने बताए मैंने? 3 4 4 3 7 7 और 3 10। देखो कम से कम 8 नाम तो याद, 8 नाम तो कंफर्म याद करो, जिससे आपका आंसर बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु आयु नियंत्रण समझौते सही ढंग से सुनियमित। देखो इसमें क्या है कि आपको क्या करने हैं, जो फॉलोइंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है उनको करेक्टली मैच हो रखे। देखो जितनी भी ये ट्रीटी है, इस क्वेश्चन में क्या है कि जितनी भी ये ट्रीटी है, क्या इन ट्रीटी की जो सामने डेट लिख रखी है, जो डेट है, क्या वो सही है? तो ये आपने देखना है। तो करिए आंसर पे, इसमें से कौन कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन कौन सी डेट सही है। ये तो फैक्ट का है, आई होप आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है ए बी सी, ये आपकी ए बी सी। टीटी पार्शियल टेस्ट बैंड टीटी, ये पी टी बी टी। ठीक है, ये सही है 63, और आपकी ये सही है न्यूक्लियर बैंड। ठीक है, ये टीटी सही है, बाकी की ये दोनों गलत है। कॉम्प्रिहेंशन, ये मैंने डेट लिख रखी है इनकी यहाँ पर, ए ये रही, ये सही थी, ये तो उसमें सही है डेट 1959 1963।
ये सही है। अब आती है ये सीटीबीटी 1960 1996 1996 में, और यहाँ डेट है गलत 90, इसलिए ये गलत हो गया। और आपको एक पता था तो ऑप्शन लगा के देखिए, अगर आपको एक पता है तो डी यहां से गया, डी यहां से गया, डी यहां से गया, ये बच गया आंसर, लग गया आंसर। आपको लास्ट वाली पता भी हो या ना पता हो, पर ये लग गया आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टीटी है, इनको याद कर लियो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये पूछता ही पूछता है एनटी, और दिसंबर में भी आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि बुक के बारे में पूछा गया है, ऑन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये किसकी बुक है, तो ये आपके ऑप्शंस है, ये 1 2 3 4, कार्ल मार्क्स की है, वर्क की है, हिंडनबर्ग, लेनिन की है, हैना अरेंट की है, तो किसकी बुक है ये। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमारा जो चैनल है वो उसको रीच मिल सके और आप जैसे स्टूडेंट तक वो पहुंच पाए। और थैंक यू वेरी मच। बाकी आने वाले टाइम में और पीवाईक्यूज की वीडियो आती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।